और हाँ जी। मैं यहाँ पर भी आपको करेक्ट करूँगी, दिल काला तो हम खराब ही क्यों समझते हैं? दिल सफ़ेद से भी तो कुछ खराब हो सकता है। तो हमको शब्दावलियों हुँ, पे ध्यान देने की ज़रूरत है और ध्यान दें। शिक्षा अगर नहीं होगी तो बहुत कमज़ोर हो जाएँगे आप, क्योंकि आपके पास तर्क नहीं होंगे, सामने वाला आपको कुछ भी मतलब कहते हैं बेवकूफ़ उलूल ज़ुलूल बातें भी करेगा बेवकूफ़ी भरे, तो आप उनको काट नहीं पाएँगे। तो जब तक आप काट नहीं पाएँगे, भीतर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस आता है शिक्षा से। जेएनयू में ही मेरे साथ एक घटना हुई। बच्ची थी मैं, क्योंकि मैं 2016 में एडमिशन ही मेरा हुआ, 12th इसी साल हुआ और उतनी समझ विकसित नहीं हुई थी, मैं समझ नहीं पाई कि मेरे साथ भेदभाव हुआ। और मैं पहली बार आई थी, मैंने सिक्का उठा करके पैसा देना चाहा, एक महिला थी, उन्होंने पैसा लेने से इनकार कर दिया, बोली कि अलग हटा के रखो। मैंने उसी समय बोला था कि मैं मौर्य वंश से हूँ, सम्राट अशोक के मौर्य वंश से, चंद्रगुप्त के वंश से, और इसीलिए मैं प्रतिकार करूंगी, क्योंकि बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए सम्राट अशोक ने और बुद्धिस्टों ने बहुत कुर्बानियां दी, क्योंकि किस तरीके से उन्हें मारा गया, काटा गया, उनका नेस्तनाबूद किया गया, मिटाया गया, ये सभी लोग परिचित हैं। और आप खुद स्वामी विवेकानंद की किताब है, वॉल्यूम 7 है आई गेस, उसमें वो खुद लिखते हैं कि जितने भी पीठ है ये बौद्ध बौद्ध मठ हुआ करते थे। मत हुँ, हमें इन बातों को मुखरता से उठाना पड़ेगा। और मैंने उस दिन कहा कि आप इस तरीके से अपमान नहीं कर सकते। इनफैक्ट जिस दिन सम्राट अशोक की जयंती थी, हमारी पार्टी के सांसद ने भी लिखा कि उस दिन छुट्टी डिक्लेयर होनी चाहिए, नहीं लिखा इन्होंने और नहीं किया इन्होंने। और हमारी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके हम सम्राट अशोक को, जिन्होंने बौद्ध धर्म को दूसरे देशों तक पहुंचाया, कम से कम उनको हम उतना सम्मान तो दे पाए जिसकी वो हकदार है। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपका सम्यक कल्चर चैनल पर। आज का वीडियो खास है उन सभी लड़कियों के लिए जो सपने देखती है लेकिन रुक जाती है समाज, परिवार या जाति की दीवारों से। हम बात करेंगे आरजेडी की फायर ब्रांड प्रवक्ता प्रियंका भारती की। एक गरीब बहुजन परिवार से निकली ये लड़की जेएनयू की पीएचडी स्कॉलर, जो मनुस्मृति फाड़ कर और विपक्ष को टक्कर देकर बता रही है कि लड़कियां क्या क्या कर सकती है। ये स्क्रिप्ट सिर्फ उनकी कहानी नहीं बल्कि प्रेरणा है। लड़कियों आगे बढ़ो, दुनिया को बदलो। वीडियो देखो, प्रेरित हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। कल्पना करो एक छोटा सा गांव, वहां एक बीपीएल बहुजन परिवार में जन्मी प्रियंका भारती। बचपन से जातिवाद का सामना, हर जगह अलगाव, तिरस्कार। लेकिन प्रियंका ने सोचा ये दीवारें मुझे रोक नहीं सकती। वो अपने गांव की पहली लड़की बनी जो घर छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली गई। जेएनयू में जर्मन स्टडीज़ में बीए, फिर एमए और आज पीएचडी कर रही है। 2019 में सिर्फ 22 साल की उम्र में जेएनयू एसयू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा, सीआरजेडी से सबसे कम उम्र की कैंडिडेट रही है। लड़कियों ये सुनो, अगर प्रियंका ने जाति और गरीबी की जंजीरें तोड़ी तो आप क्यों रुके? आप आगे बढ़ो, प्रेरणा लो इनसे, सपने बड़े रखो, मेहनत से उन्हें हकीकत बनाओ। 2023 में आरजेडी ने प्रियंका को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। तेजस्वी यादव जी का सपोर्ट मिला, लेकिन ये उनकी अपनी ताकत थी। वो कहती है मैं सोशलिस्ट, फेमिनिस्ट और ह्यूमनिस्ट हूँ, रिवेल स्पिरिट वाली। लड़कियों देखो, राजनीति में घुसना आसान नहीं, लेकिन प्रियंका भारती ने किया। वो बिहार की बहुजन बेटियों की आवाज़ बनी। इनसे प्रेरणा लो, डरो मत, आवाज़ उठाओ। अगर कोई रोकता है तो कहो मैं बदलाव लाऊंगी। अब आते हैं उनके बहादुरी के पलों पर। दिसंबर 2024 में टीवी डिबेट में प्रियंका भारती जी ने मनुस्मृति के पन्ने फाड़ दिए। कहा यह महिलाओं के खिलाफ किताब है। एफआईआर हुई, कोर्ट ने इनकार किया, लेकिन वो रुकी नहीं। प्रियंका भारती साबित कर रही है कि एक लड़की की आवाज़ पूरे सिस्टम को हिला सकती है। आप भी ये काम कर सकते हो। पढ़ाई करो, स्किल सीखो, दुनिया जीतो। प्रियंका भारती की कहानी बताती है कि समानता, न्याय और बिना डर के आगे बढ़ना। वो कहती है जातिवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ो। लड़कियों प्रेरणा लो इनसे। गरीबी रुकेगी नहीं, लेकिन तुम्हारी इच्छा शक्ति सब कुछ बदल देगी। स्कूल ड्रॉप ना करो, सपनों को पंख दो, प्रियंका जी जैसे बनो। फायर ब्रांड, स्ट्रॉन्ग, अनस्टॉपेबल। कि हम सामाजिक मुद्दों पे हमारे 1-2 प्रश्न हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बिहार में या पूरे भारत में अभी भी अरेंज मैरेज की प्रथा है। अरेंज मैरेज यानी कि हम इसको सैनिटाइज़ कास्टिज़्म भी कह सकते हैं। आपको लगता है कि ये वाक़ई में सैनिटाइज़ कास्टिज़्म है या इसमें कुछ चेंज होना चाहिए या ठीक है? ये जाति को प्रिजर्व करने के लिए ही तो है।
कि किसी तरीके की सो कॉल्ड इम्प्योरिटी ना आ जाए। आपको याद होगा अभी जस्ट एक घटना हुई है बिहार में, जहाँ पर एक पिता ने अपनी ही बेटी को विधवा कर दिया, अपने दामाद को गोली मार दी, मतलब महीने भर भी शादी का नहीं हुआ था, इसलिए गोली मारी क्योंकि वो जो उनका दामाद था वो कथित तौर पर लोअर्ड कास्ट से आता था उनके कंपेयर में। तो अब तो ये सवाल उठता है कि ये कौन सा, कहते हैं ना कि सम्मान की बात कर रहे हैं, कौन से ऑनर की बात कर रहे हैं, जिसके लिए आप बेटी को विधवा बनाने से भी पीछे नहीं हटते। तो जब तक इस तरीके के सिस्टम्स को चैलेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जाति व्यवस्था सिर्फ दलित पिछड़ी महिलाओं को ही नहीं बांधती है, क्योंकि जब शादी का सवाल आता है तो हर महिला इसमें बांधी जाती है और उस पर कहीं ना कहीं बोझ डाला जाता है कि वो जाति की प्योरिटी को कैरी करे, कि हम इसी जाति में हैं और ये जाति का प्योरिटी बना रहना चाहिए, दूषित ना हो जाए। कि अगर आप लव मैरिज करते हैं तो मुझे लगता है कि जब तक देश में जो लोहिया जी का नारा था, रोटी और बेटी का संबंध जब तक स्थापित नहीं होगा, समाज मुक्त नहीं हो सकता है जाति व्यवस्था से, क्योंकि जाति व्यवस्था वैसे ही धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी अगर लव मैरिजेस होंगे। आप खुद सोचिए, कहा जाता है जाति नहीं है और न्यूज़पेपर अखबार भरे पड़े ऐसे एडवर्टाइजमेंट से, कायस बनिया धानु पता नहीं क्या 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 वर चाहिए और वधु चाहिए। तो जब तक ये खत्म नहीं होगा मुश्किल, बहुत मुश्किल। जी, बिहार स्कूल में भी देखा गया है कई सारे एससी-एसटी बच्चों के साथ खाने को लेकर भेदभाव और तमाम तरह के भेदभाव की घटनाएँ बिहार में भी आती रहती हैं। क्या लगता है कि बिहार में ये जो जाति भेद है, ये कब तक मिट पाएगा या नहीं मिटेगा? या जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इनमें कुछ सुधार करेंगी या वो एज़ इट इज़ चलने देंगी? देखिए, एक इंस्टेंस मुझे याद आता है, अभी जब हमारी 17 महीने की सरकार थी तो अंतिम समय में जब मैं सरकार गिरने में 2 दिन ही बचे थे, हमें पता नहीं था गिरने वाली है। उस समय में आलोक मेहता जी ने क्या करवाया था, वो एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, उन्होंने ये करवाया कि पता लगवाया कि बिहार के कितने स्कूल्स हैं जहाँ पे बेंचेस टेबल्स नहीं है, और हर जगह इंश्योर करवाया, फाइल साइन करवाई कि हर जगह बेंच टेबल लगे, ताकि सबको समान बराबर बैठने का अधिकार मिले। आप खुद सोचिए कि लालू जी का टाइम पीरियड था तो 11% बच्चे का स्कूल ड्रॉप आउट रेट था, जो नीतीश जी के कार्यकाल में 41% पहुंच गया। एजुकेशन ही नहीं मिलेगा तो कोई व्यक्ति बराबर की लड़ाई में नहीं लड़ सकता है, आगे नहीं आ सकता है, और जब तक अफर्मेटिव एक्शंस को लागू नहीं करवाया जाएगा तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। अगर शिक्षा की बात करें, अगर शिक्षकों में ही डाइवर्सिटी नहीं होगी तो स्टूडेंट्स भी खुद को कैसे सिक्योर महसूस करेंगे? क्योंकि कई बार होता है कि शिक्षक भी जो क्लासरूम में होते हैं वो जातिगत भेदभाव करते हैं, बच्चों को बाहर निकालना, उनको अलग से पीटना, उनको नकार देना या डांट देना, डपट देना, उनको मेंटली कमजोर करना, टॉर्चर करना, ये सारी चीजें, घटनाएं आती ही रहती हैं कि तुम इस समुदाय के बच्चे हो, इस समुदाय के, वो करते हैं। तो जब तेजस्वी जी की सरकार बनी, 17 महीने की सरकार बनी, हमने रिजर्वेशंस को बढ़ाया और बढ़ा करके बीपीएससी के थ्रू बहाली करवाई, और हम चाहते थे कि जितने भी रिजर्वेशन बढ़ाए जाए तो जिनकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उनको शिक्षकों में नौकरी मिले। अगर वो मिलती तो तस्वीर बदल रही होती, क्योंकि सभी तबकों का बराबर रिप्रेजेंटेशन होता। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, बढ़े हुए आरक्षण को भाजपा ने 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया। इस चलते क्या हुआ कि जो भागीदारी हो सकती थी पिछड़ों की, या तो पिछड़ों की, या आदिवासियों की, अकलियत तबकों की, दलितों की, वो नहीं हो पाए। तो मुझे लगता है कि बेसिक से हमें शुरू करने की जरूरत है। आप शिक्षा व्यवस्था को बदलिए, प्राइवेट सेक्टर्स में रिजर्वेशन का इंप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक प्राइवेट सेक्टर्स में नहीं होगा तस्वीर नहीं बदलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा देश में प्राइवेट सेक्टर्स ही हैं। जो पब्लिक थे उनको भी प्राइवेट किया जा रहा है, तो अब हर जगह अफर्मेटिव एक्शंस लागू कराना पड़ेगा। और तीसरी जो मुख्य बात है, एकेडमिक क्षेत्रों में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह की डाइवर्सिटी है, क्योंकि आज भी जैसे एनएफएस किया जाता है, नॉन फाउंड सूटेबल, वो जाति देख करके ही किया जाता है। क्योंकि इसका आंकड़ा मनोज जी ने भी मांगा तो उनको ये नहीं बताया गया कि कितना किसको एनएफएस किया गया है, बोलते हैं हमारे पास आंकड़ा नहीं है, जबकि सबको पता है कि किसको किया जाता है। और अभी भी आप पिछड़ों की देख लीजिए स्थिति, तो मतलब पिछड़े दलित नगण्य है, मतलब आप उनके हिस्से का उनको सीट नहीं मिला है। तो अकेडमिया मजबूत नहीं कीजिएगा, डाइवर्सिटी नहीं होगी, स्कूल्स में नहीं होगी, पब्लिक सेक्टर्स में नहीं होगी, तो फिर राजनीति में कैसे उम्मीद करें? और राजनीति में भी हमको, जैसे मेरी पार्टी का एक बहुत खूबसूरत स्टेक है जो मुझे काफी पसंद है, कि कहते हैं ना, संगठन में भी हमने रिजर्वेशन डाल रखा है कि मान लीजिए कि इतने अध्यक्ष हैं या प्रदेश अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, जो भी है, तो सब में हम रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करते हैं।
और मुझे लगता है कि सभी लोग ये करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और तस्वीर तभी बदलेगी जब विशेषाधिकार प्राप्त लोग अपने विशेषाधिकारों पर सवाल करें। जब तक वो मानेंगे ही नहीं कि उनके पास विशेषाधिकार है और किसी को उपनाम के चलते ही उसके दबा दिया जा रहा है, तब तक तस्वीर बदलना बहुत मुश्किल है। जी, प्रियंका जी, आपने आपकी ये जो जर्नी रही है, आपने जेएनयू का सफ़र रहा है, आप इस तरह से आगे बढ़ी हैं। इस बीच में आपने कभी पर्सनली भेदभाव का सामना किया है, चाहे वो लैंगिक भेदभाव हो या जातिगत भेदभाव हो? परसों ही तो डिबेट में आपने सुना होगा, मुझे कहा गया 2 टके का। तो ये तो दिखाता ही है कि जो हुँ। व्यक्ति बोल रहा है, उसके भीतर कितनी जातिवादी कुंठा है, एक महिला को लेकर के, उसमें भी जो बैकवर्ड तबके की महिला आ रही है, सॉरी बैकवर्ड नहीं बैकवर्डेड, क्योंकि हमें किया गया थे। हुँ। और दूसरा कि आपको मैं बताऊँ तो आपको ये सिर्फ लैंगिक भेदभाव नहीं, पता है भारत में ये तो स्किन कलर के तो से भी भेदभाव करते हैं। मतलब मैं पहली बार डिबेट गई, मुझे ये कहा गया आप फाउंडेशन क्यों नहीं लगाई? मतलब इनको मेरे तर्कों से कोई मतलब नहीं था, इनको था कि मैं गोरी कैसे दिख जाऊँ। अभी आजकल इन्होंने नया टर्म इस्तेमाल किया है, ग्लो करना, ताकि ये रंग भेदी, नस्ल भेदी ना कहला जाए। तो इस तरीके का तो होता आया है। जेएनयू में ही मेरे साथ एक घटना हुई। बच्ची थी मैं, क्योंकि मैं 2016 में एडमिशन ही मेरा हुआ, 12th इसी साल हुआ, और उतनी समझ विकसित नहीं हुई थी, मैं समझ नहीं पाई कि मेरे साथ भेदभाव हुआ। और मैं पहली बार आई थी, मैंने सिक्का उठा करके पैसा देना चाहा, एक महिला थी, उन्होंने पैसा लेने से इनकार कर दिया, बोली कि अलग हटा के रखो। शायद मेरे स्किन कलर के चलते, या उनको लगा होगा कि मैं दलित हूँ, क्योंकि ऐसा बनाया जाता है परसेप्शन कि हम लोग ऐसे दिखते हैं, मतलब जो भी दलित बैकवर्ड होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, ये परसेप्शन गढ़ा जाता है। तो मेरे साथ तो ये घटना हुई, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। बाद में जब पढ़ना शुरू किया, पेरियार को, बाबा साहेब को, फातिमा जी को, फूले दंपत्ति को, कांशीराम जी को, ललई जी को, तब मतलब धीरे धीरे कहते हैं ना कि समझ बहुत विकसित हुई। तब चीजों की बारीकियों को मैं समझने लगी कि जब कोई कहता है अरे तुम दलित नहीं दिखते, तो इसका मतलब है कि वो चाह रहा है आपको हीन भावना से ग्रसित करवाना, आपको मेंटली तोड़ना चाह रहा है। तो ये सब चीजें तो अक्सर होती रहती हैं और यही समाज का हिस्सा है। पर इसी को बदलने के लिए मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोगों को, आपके जैसे लोगों को, जो जो तर्कपूर्ण बात करे, क्योंकि संविधान भी यही कहता है कि तार्किकता को बढ़ावा देना चाहिए, पोंगा पंथ को नहीं। तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि लालू जी पोंगा पंथ पर अटैक करने में सबसे अव्वल रहे हैं, और शुरू से इसीलिए कहते हैं भाजपा तो गणेश जी को दूध पिलाने वाली पार्टी है। तो वो पोंगा पंथ पर हमेशा, क्योंकि एक नास्तिक होना, आस्तिक होना एक अलग चीजें होती हैं, वो सबका अपना चॉइस होता है, हम जिस समाज में जी रहे हैं। पर कहा जाता है ना कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, एक अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट। बीजेपी पूरी तरीके से अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट फैला करके देश में लोगों को मानसिक रूप से गुलाम करना चाहती है। इसीलिए मुझे सावित्री बाई हमेशा याद आती हैं, जो कहती हैं कि तुमको मानसिक गुलामी से कोई आजाद करा सकता है तो वो सिर्फ शिक्षा है, ज्ञान है। तो इसीलिए हमको लगता है कि सभी को शिक्षित होने की, संगठित होने की बहुत जरूरत है। जी, पब्लिक के भी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। जैसे आई एम रेवल जी ने लिखा है, प्रियंका मैम तोतला भाटी को मस्त धोती डिबेट में। और इसके बाद से यहाँ पे असगर खान जी ने लिखा है, सर प्रियंका बहन जी ही एक अकेली ऐसी भीम बौद्ध शेरनी है जो झूठी मीडिया और पाखंडी अंधविश्वासी लोगों को पूरा झूठ इतिहास तिनके की तरह उखाड़ कर फेंक रही हैं। तो आपके प्रशंसक भी काफी सारे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग लगातार आपकी वीडियो भी शेयर करते रहते हैं, बोलते हैं यही बहुजन शेरनी है जो खुले मंच पर दहाड़ती है। और लोग यही ताकत है। और आपके आलोचकों का कहना है कि आप जो हैं आर्गुमेंट्स और लॉजिकल बातें ज़्यादा करती हैं, आप उनके जो लॉजिकल फाल्सीज हैं उसको सुनती ही नहीं है। तो ये जो है आलोचक, हमें समझ में नहीं आता कि वो आपकी आलोचना कर रहे हैं, वो अपनी बेवकूफ़ी का प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप तर्क देते फिर कहते तुम सुनते नहीं है। खैर अच्छा देखिए, ये आपने एक जो उदाहरण दिया नस्ल भेद का, उसका एक साक्षात ये एग्जाम्पल है। ये कोई ब्राह्मण है, विदेश में बैठा रहता है, आप इसके पढ़ सकते हैं। ये देखिए क्या लिख रहा है, इफ ब्लैक्स डोंट लाइक इंडिया you can go live with your high IQ black relatives in Africa or the Andamans, people there will marry you to मतलब इनकी सोच देखिए कि कैसी
कुंठित सोच है और इनकी सोच सिर्फ शादी तक ही क्यों जाती है भाई? आप ये नहीं सोच सकते कि महिला पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकती हो और उसको शादी जैसे सामाजिक बंधन में जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर वो चाहे तो यूं भी रह सकती है। यहाँ तक इनकी सोच नहीं जाएगी। और दूसरा कि आप अगर मेरे साथ रंग भेद करते हैं, मुझे और मजबूती मिलती है, मुझे लगता है कि मुझे और लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग जो जो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं, मुझे ताकत देते हैं, क्योंकि लगता है कि मुट्ठी भर लोग अगर मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं, 90% आबादी साथ खड़ी है, तो डर काहे का? जी। अच्छा, एक ये सवाल आता है कि आपने मनुस्मृति जो फाड़ क्यों दिया था? ऐसा क्या वाक़या हो गया था कि आपने मनुस्मृति फाड़ दी? मनुस्मृति को लेकर आपका इतना गुस्सा क्यों है? जी। देखिए, ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और मुझे न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है कि जो भी आएगा जजमेंट वो बिल्कुल न्याय और तर्कसंगत होगा। और जो मैंने किया वो उसकी प्रतियां थी। और दूसरा कि मैंने इसलिए किया क्योंकि बाबा साहब का अपमान बार-बार अमित शाह कर रहे थे। सदन में कह रहे थे कि इतना अंबेडकर क्यों करते हो, इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कि बाबा साहब के कारण ही मेरा खुद का एग्जिस्टेंस है। अगर बाबा साहब नहीं होते, उस संविधान की रचना ही नहीं होती, जिस संविधान के कारण देश आजाद होते ही महिला को वोटिंग अधिकार मिल गया, मेरा और किसी और व्यक्ति का, चाहे वो किसी जाति से क्यों ना हो, वोट उसका वोट मेरा वोट बराबर, और साथ ही साथ हिंदू कोड बिल ला करके महिलाओं को बाबा साहब ने लिबरेट किया। भले उनकी पुतला दहन किया गया इन संघियों द्वारा, भाजपाइयों द्वारा, लेकिन लगातार बाबा साहब ने मुझे मजबूत किया। तो वो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि एक महिला के तौर पर और एक सिटीजन के तौर पर, भारत के सिटीजन के तौर पर, मुझे लगता है हर व्यक्ति को जिसको बराबरी का अधिकार मिला, बोलने का अधिकार मिला और सिस्टम के साथ नजर से नजर मिलाकर सवाल पूछने का अधिकार मिला, उसको बाबा साहब को धन्यवाद देना चाहिए। और इसीलिए मेरी संविधान में पूरी तरीके से आस्था और किसी चीज में नहीं। जी। अगर कोई बहुजन लड़की है, एससी/एसटी ओबीसी लड़की है, वो भी चाहती है कि हमें प्रियंका भारती बनना है, हमें भी खुलकर बोलना है अपनी बातों को, जो आज तक हमें दबाया गया है। घर में भी दबाया गया, समाज में भी दबाया गया, स्कूल के लिए जाती थी, रास्ते में भी दबाया गया। तो उसको क्या करना चाहिए आज की डेट में? उसे किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए? सबसे पहले पढ़िए। शिक्षा अगर नहीं होगी तो बहुत कमजोर हो जाएंगे आप, क्योंकि आपके पास तर्क नहीं होंगे, सामने वाला आपको कुछ भी मतलब कहते हैं बेवकूफ उलूल जुलूल बातें भी करेगा बेवकूफी भरे, तो आप उनको काट नहीं पाएंगे। तो जब तक आप काट नहीं पाएंगे, भीतर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आता है शिक्षा से। जहां भी हैं आप, जैसे भी हैं आप पढ़िए, शिक्षित होइए, किताबें पढ़िए, ज्ञान लीजिए। खास तौर पर मैं कहूंगी कि अगर एक कोई महिला है तो उनको पेरियार की किताबें, बाबा साहब को, फातिमा शेख, सावित्री बाई फुले, सबको जरूर पढ़ना चाहिए। जगदेव बाबू के जीवन से सीख लेनी चाहिए कि उनको पता था कि उनकी हत्या हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, नारा देने से नहीं चुके। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए फूलन देवी जी से, फातिमा शेख से, झलकारी बाई से। हम कम नहीं हैं, हम कम नहीं हैं। और मुझे साथ ही साथ सिर्फ महिलाओं के ऊपर ये कार्यभार मैं नहीं डालूंगी, पुरुषों के ऊपर भी आपकी भी जिम्मेवारी है कि महिला पढ़ रही है, उनको पढ़ने दे, पढ़ाइए। साथ ही साथ मजबूती से खड़े रहिए। अगर एक पिता बेटी के पीछे खड़ा होता है ना, बहुत बल मिलता है उसे। भाई खड़ा होता है, बहुत बल मिलता है। बस आप उसके पांव नहीं खींचिए, वो अपना आसमान खुद नाप लेगी। चिंता करने की कोई बात नहीं है। खासतौर पर मैं एक और आग्रह करूंगी कि जो भी महिलाएं पढ़ रही हैं, अब जॉब तो करना ही करना है, पर हो सके तो हायर एजुकेशन में जरूर आइए। बैचलर्स, पीएचडी, रिसर्च, यहाँ तक आप पहुंच गए तो समाज की तस्वीर आप बदलने में पूरी तरह से सशक्त हो जाएंगी। एक और प्रॉब्लम देखी जाती है कि महिलाएं जो हैं पढ़ाई तो कर लेती हैं, लेकिन फिर देखा जाता है कि सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं, लड्डू गोपाल चढ़ा रही हैं, लाइन में जाके खड़ी हैं पंडित जी को 5,000 रुपए देने के लिए कि भैया वो जल ढरवा दो। ये भी एक प्रॉब्लम देखी गई है। ये कैसे डिफरेंस होगा? पढ़ाई तो वो भी कर रही हैं। देखिए, डिफरेंस कहाँ आएगा ना कि जब पब्लिक पॉलिसी मेकर्स, चाहे मान लीजिए हमारी लेजिस्लेटिव हो, जुडिशियरी हो, ये सारे लोग जब तक तर्कसंगत नहीं होंगे, एक एग्जाम्पल पेश नहीं करेंगे, लोग भी नहीं सीखेंगे। मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका किन्हीं की है, तो राजनेताओं की भी है, जो समाज को ऐसे एलिमेंट्स से मुक्त कराएं जो पोंगा पंथ फैलाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स से मुक्त कराएं जो कहते हैं कि 25 साल की होने तक महिलाएं कहां जा चुकी है। तो मैं स्टेटमेंट भी नहीं दोहरा सकती, गौर पे त्रिसत्तात्मक है। ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट ना किया जाए, इनका दो चार एक और व्यक्ति हैं, प्रेमानंद, जिन्होंने कहा कि 2-4
2-4 ही होती हैं, 100 में 2-4 ही पवित्र होती हैं। ये तक भी पता नहीं स्टेटमेंट दे डाला। कहाँ से रिसर्च डेटा ये लोग लेकर के आते हैं, मुझे समझ नहीं आता है कितनी शिक्षा दीक्षा इन्हें मिली है और कहाँ तक मिली और कैसी शिक्षा मिली है कि इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं महिला के लिए। मुझे तो लगता है कि कोई संत होगा, रियलिटी में संत होगा, तो महिलाओं के लिए तो खास तौर पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। संत तो गोरखनाथ भी हुए और जिनके जो फॉलोअर्स हैं वो कौन लोग थे? वीवर्स थे, बुनकर थे, किसान थे, खेतीहर थे, मजदूर थे, मुसलमान और हिंदू दोनों थे। तो वो भी हुए और एक तो योगी भी हुए जो जिस तरीके से गोरखनाथ सेक्ट को उन्होंने डिफाइल कर दिया, दिग्विजय नाथ अवैधनाथ, वो खुद योगी जी जिनको कट्टरता के प्रतीक के तौर पे देखा जाता है, और वही गोरखनाथ भी हुए। तो संतों में हमें भेद करना पड़ेगा। कबीर हुए, रैदास हुए, उनको पढ़िए। और महिलाओं में मुझे लगता है बदलाव तभी आएगा जब आप, मैंने कहा ना कि अगर असली में शिक्षा लीजिएगा, ऐसे लोगों को पढ़िएगा, खुद के भीतर ये डेवलप होगा कि मैं न्यायपूर्ण तर्कसंगत बातें करूं और अपने दिमाग को थोड़ा खोलूं, खोलकर समाज को समझूं, प्रश्न करूं। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, ना आप जवाब ले सकते हैं, ना आप तर्कसंगत बन सकते हैं। जी। एक जातिगत जनगणना को लेकर भी बड़ी बातें होती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर जातिगत जनगणना पूरे देश में होती है, उससे एससी, एसटी, ओबीसी पर कितना फर्क पड़ेगा? क्या वाकई कुछ चेंज आएगा? क्योंकि जनरल वर्ग जो है वो बड़ा डरा हुआ है, वो कह रहा है कि इससे जाति भेद बढ़ जाएगा, जातिवाद बढ़ जाएगा। जी। जब तक विशेषाधिकार लेकर के किसी को एनएफएस कर रहे थे, तब तक जातिवाद नहीं था, और जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो जातिवाद है। सीधी बात है कि जिसका जितना हिस्सा है वो खाएगा। एक व्यक्ति, मतलब 4 लोग हैं जिसमें से 3 भूखे हैं और एक चारों का रोटी खा गया, तो सवाल तो होगा कि रोटियां बराबर बांटी जाए। तो ये बराबर बंटवारा का सवाल है जातिगत जनगणना। और मुझे लगता है कि सिर्फ आप ये क्यों सोच रहे हैं कि ये आपके खिलाफ है? हो सकता है आपके साथ भी कुछ गलत हुआ हो, जातिगत जनगणना में वो भी पता चल जाएगा किसके साथ कितना गलत हुआ। तो इस प्रक्रिया से डरने की नहीं, इसको अपनाने की जरूरत है। और वो सिर्फ जातिगत जनगणना करवा के अगर रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी तो किसी काम का नहीं है। पर जातिगत जनगणना करवाने के बाद पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों में रिजर्वेशंस जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से लगाई जाए। ये जो एक कैप लगा रखा है इन्होंने, क्रीमी नॉन क्रीमी बना रखा है, इन चीजों को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता है। जातिगत जनगणना करवा के रिजर्वेशंस बढ़ाया जाए, प्राइवेट सेक्टर में लाया जाए, तो डेफिनेटली चेंजेस होंगे। क्योंकि आप शिक्षा में चेंजेस देखेंगे, एकेडमिया में चेंजेस देखेंगे, जॉब्स में देखेंगे। जब जॉब में लोगों की हिस्सेदारी ज्यादा बढ़ेगी तो ऑब्वियस है वो परिवार को बढ़ाएंगे, शिक्षित बनाएंगे, तो कंपटीशन में अपने आप सभी लोग आ जाएंगे। जी, जी। यहाँ पे मोंटी सिंह लिखते हैं, एसटी सर का आभार, बहुजन सिरनी को प्रणाम, प्रेरणा स्रोत। अच्छा आपको जी, भी देखिए आपके बहुत काफी आपके फैन लोग भी यहाँ जुड़े हैं। अर्जुन कुमार लिखते हैं, प्रियंका दी, एसटी सर जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जी, जय भीम। आपको भी। और मोंटी सिंह फिर लिखते हैं यहाँ पे, आप खूबसूरत हैं, सांवला होना दिल काले होने से बेहतर है। और हाँ जी। अब मैं यहाँ पर भी आपको करेक्ट करूंगी, दिल काला तो हम खराब ही क्यों समझते हैं? दिल सफेद से भी तो कुछ खराब हो सकता है। तो हमको शब्दावलियों पे ध्यान देने की जरूरत है। और ध्यान देने की। जी, जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे रेनकार्नेशन लिखते हैं, हम सबकी बेसिक जरूरत है इलाज और शिक्षा। यूपी और बिहार में सपा, बसपा और रजत की ही सरकार बनाई हम लोगों ने, लेकिन आज हम ही इलाज और जॉब के लिए बाहर निकलते हैं और गालियां खाते हैं, ऐसा क्यों है? मुझे लगता है अगर इस सवाल को देखा जाए तो जो भी व्यक्ति सवाल पूछ रहे हैं ये सिर्फ 3 पार्टियों से पूछे हैं, सपा, बसपा और राजद। बाकी 20 साल से मुझे मतलब लगता है ओवरऑल बहुजन पॉलराइज समाज का, कि बहुजन एससी, एसटी, हाँ, ओबीसी की अगर गवर्नमेंट है फिर भी सिर्फ से सवाल। इससे पहले मानो कि एकदम पेरिस था। पर खैर, राजद से आप सवाल पूछ रहे हैं तो आपको मैं याद दिला दूं, लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में 7 यूनिवर्सिटीज खुली हैं बिहार और झारखंड में, क्योंकि वो कंबाइंड थे। 7 यूनिवर्सिटीज लालू जी ने खोली। स्टूडेंट्स जो बैकवर्ड दलित तबके से आते थे उन सारे स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप दिया और चरवाहा विद्यालय खोला। चरवाहा विद्यालय का मजाक वो लोग बनाते हैं जिनको इसकी मतलब नहीं समझ में आती, क्योंकि वो प्रिविलेज्ड हैं, संभ्रांत हैं। चरवाहा विद्यालय लालू जी ने इसीलिए खोला ताकि जो बच्चा स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहा है उसके पास स्कूल पहुंचे। और इसकी तारीफ तो हार्वर्ड, कैम्ब्रिज हर जगह हुई। क्योंकि देखिए, घर का दायित्व संभालना भी बच्चों की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती थी बचपन से, क्योंकि खाने को घर में नहीं था। तो किसी को बकरी चराने भेज रहे हैं, भैंस चराने भेज रहे हैं, तो वो शिक्षा से वंचित हो जाता है। अगर नॉर्मल टाइम शेड्यूल का जो 9 सुबह 6 से या 7 से स्कूल होता है, तो इसीलिए स्कूल खोले गए। लेकिन उसको जैसे ही बीजेपी सरकार, नीतीश सरकार आई, उसको खत्म कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। और आपको मैं याद दिलाऊं,
तो लालू जी का ही वो कार्यकाल था जिसमें पहली बार बीपीएससी के थ्रू एग्जाम्स लेकर के शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। और कई बार बिहार में ऐसा ही कहा जाता था कि इन्हीं शिक्षकों के बल पर शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, क्योंकि नीतीश कुमार जी जब आए, डिग्री लाओ नौकरी पाओ किया, किसी ने भी किसी तरह से डिग्री बनाई, नौकरी पाई, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गए। फिर तेजस्वी जी आते हैं, फिर बीपीएससी से ही शिक्षकों की बहाली हुई। तो हमने शिक्षा पे सबसे ज्यादा फोकस किया, और साथ ही साथ अगर हमें और समय मिलता तो हम स्वास्थ्य व्यवस्था की भी तस्वीर बदलते। कि आपने खुद देखा होगा, तेजस्वी जी आधी रात में पहुंच जाते थे अस्पतालों में ये देखने के लिए कि किसको दवा मिला, किसको बेड नहीं मिला है। पर आज किसी को कोई मतलब ही नहीं है। आज देखिए, चूहा आंख निकाल करके चला जा रहा है। हर किसी चीज की जिम्मेदारी चूहों को दी जा रही है, मानो ये सरकार चूहे चला रहे हैं, इंसान नहीं चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सरकारों ने कोशिश की बदलने की, और तेजस्वी जी के समय में 50,000 प्लस एमओयू भी साइन हुए, जो अभी तक के बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इन सरकारों को मौका मिलेगा तो डेफिनेटली ये बिहार के लिए काम करेंगे। और मुझे लगता है बिहार की जो नब्ज है वो कहीं ना कहीं इस बात की आज गवाही दे रही थी कि बिहार में परिवर्तन हो रहा है। द नेटिव वॉइस लिखते हैं, प्रियंका भारती बहादुर बहुजन महिला, लठ से लैपटॉप तक। ये लठ शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं? मैं मानने में भरोसा नहीं करती, पर मैं शब्दों से वार जरूर करती हूँ उनके ऊपर। और अगर वो शब्द ही उनको लठ जैसे बजते हैं तब तो ये बहुत बढ़िया है। मैंने एक कमेंट पढ़ा कि भैया उनसे कोई डिबेट करने मत जाना, उठा के फेंक भी देती हैं वो लाइफ से। नहीं, वो देखिए जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही जाहिल इंसान है, और जाहिलियत भरी भाषा उनकी होती है। और उस दिन भी बोल रहे हैं कौन है इसको हटाओ, इस तरीके की भाषा होती है कि मतलब आप दिखा रहे हैं कि सामने वाला जो आपके सामने बैठा है वो बेवकूफ है, उसको कुछ आता नहीं है, चलो उसको फेंक दो। तो जब आप मेरे साथ ये व्यवहार करेंगे तो आप बराबर झेलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब वो वक्त चला गया कि आप कुछ भी बोलेंगे और जी बाबू साहब, जी हुजूर कह के हम सुनेंगे। हम अब सुनेंगे नहीं, अब सुनाएंगे, आप सुनिएगा। सत्येंद्र नेशनल थे, प्रियंका जी इस वीडियो को अपने अपने एफबी पेज पर शेयर करें। अच्छा जी, डेफिनेटली। और इसके बाद सौरभ विश्वास लिखते हैं, प्रियंका मैम मोर पावर टू यू, मोर SC ST OBC गेटिंग एजुकेशन एंड लीड अ डिग्निफाइड लाइफ, बट द एजुकेटेड टेंड मोर टू आइडेंटिफाई विथ हिंदू। अच्छा देखिए, सबकी अपनी एक पहचान है और सबकी अपनी चॉइसेस हैं। जैसे मैं हूँ, मैं खुद को नास्तिक के तौर पर पाती हूँ, मेरा किसी में कोई विश्वास नहीं है। और दूसरा, मैं बाबा साहब के बाद सिद्धांतों को मानती हूँ। और यही है कि पिछड़ा होना, पिछड़ा बना दिया जाना, ये मेरी पहचान है, जिसको मैं असर्शन के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ। कि ऑल्दो मुझे पता है कि इसका मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा, नौकरी वोकरी कहीं भी बहुत दिक्कत करेंगे, लेकिन फिर भी अगर हिम्मत है और मुझे लगता है कि साथ में आप संविधान की ताकत साथ लेकर के चलते हैं, आपको उनका उसका ज्ञान है, तो आप हर ताकत से लड़ लीजिएगा। जी, मित्तल गोंड यहाँ लिखते हैं, सर जी जय भीम जोहार, प्रियंका बहन को जय भीम जोहार। बहुत बढ़िया जी। और सुभाष करदम लिखते हैं, प्रियंका सिस जय भीम नमो बुद्धाय एसजे सर। हाँ जी, आपको भी। और ये अनबायस्ड थॉट लिखते हैं, कुडोज टू प्रियंका भारती जी फॉर योर फियरलेस एक्ट ऑफ टीयरिंग अपार्ट द मनुस्मृति एंड इविल बुक that deserve burning. Your courage in a life debate is truly admirable. जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बढ़िया जी, अनबायस्ड बहुत थॉट। शुक्रिया। और जय अभ्यंकर लिखते हैं, being a student from JNU, have you come across some kind of caste discrimination by leftist as I have faced it? अच्छा जी। डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि कुछ लोग जातिवादी हर जगह भरे हुए हैं। वो उनका किसी संगठन में चले जाने से उनका व्यवहार बदल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसे लोगों को बार बार नेमिंग एंड शेमिंग करने की पब्लिकली बहुत जरूरत है। एंड सिंस यू आर सेइंग दैट यू हैव फेस्ड इट और आप जेएनयू से हैं, मुझे लगता है कि जिसने भी आपके साथ ये किया, आपको उसको पब्लिकली, उसके ऊपर पैम्फलेट पोस्टर का तो कल्चर ही है हमारा, उसके ऊपर लाना चाहिए। और साथ ही साथ जेएनयू में मैंने भी फेस किया और कई लोग हैं हमारे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी मैं बोलना चाहती थी कैंपस में तो नहीं बोलने दिया जाता था, एज इन कि जब तक भीड़ ना खत्म हो जाए सबसे आखिरी मौका दिया जाता था। 2 लोग बचते थे, उन्हीं के सामने मैं अपनी बात रखती थी। पर देखिए समय का फेर और सामाजिक न्याय की ताकतों का करिश्मा कि तेजस्वी जी के समर्थन से, लालू जी के समर्थन से, आप लोगों के समर्थन से मैं यहाँ पर हूँ और सिर्फ जेएनयू ही नहीं पूरे देश में अपनी आवाज को मुखर तौर पर रख पा रही हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ और ये चाहती भी हूँ कि हमारी जैसी आवाजें और संख्या में आए, क्योंकि अगर 2-3 आवाजें इनकी नींद हराम कर रही हैं, तो अगर
आप सोचिए कि जितनी हमारी आबादी है, अगर उतने लोग पहुंच गए तो इनका सोना तो दूभर हो जाएगा। जी, गिरीश चंद्र लिखते हैं, मैम आप समानतावादी सम्राट अशोक और समन परंपरा के उदाहरण टीवी डिबेट में दिया करें। कोई सम्राट अशोक और समन परंपरा का नाम भी नहीं लेता। हाँ, नहीं, ये एक बिल्कुल बात आती है मैंने कि बोला था, जैसे कि जी। मैं आपको याद दिलाऊँगी उस समय मेरी वो प्रदीप भंडारी नाम का व्यक्ति नहीं है जो पहले पत्रकार हुआ करता था, महिलाओं का चरित्र हनन करता था, उसको भाजपा ने प्रवक्ता बनाया, वो मुझे कह रहा था औरंगज़ेब के वंशज। मैंने उसी समय बोला था कि मैं मौर्य वंश से हूँ, सम्राट अशोक के मौर्य वंश से, चंद्रगुप्त के वंश से, और इसीलिए मैं प्रतिकार करूँगी। क्योंकि बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए सम्राट अशोक ने और बुद्धिस्टों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। क्योंकि किस तरीके से उन्हें मारा गया, काटा गया, उनका नेस्तनाबूद किया गया, मिटाया गया, ये सभी लोग परिचित हैं। और आप खुद स्वामी विवेकानंद की किताब है, वॉल्यूम 7 है आई गेस, उसमें वो खुद लिखते हैं कि जितने भी पीठ है, ये बौद्ध मठ हुआ करते थे। मत हमें इन बातों को मुखरता से उठाना पड़ेगा। और मैंने उस दिन कहा कि आप इस तरीके से अपमान नहीं कर सकते। इनफैक्ट जिस दिन सम्राट अशोक की जयंती थी, हमारे पार्टी के सांसद ने भी लिखा कि उस दिन छुट्टी डिक्लेयर होनी चाहिए। नहीं लिखा इन्होंने और नहीं किया इन्होंने, पर हमारी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके हम सम्राट अशोक को, जिन्होंने बौद्ध धर्म को दूसरे देशों तक पहुंचाया, कम से कम उनको हम उतना सम्मान तो दे पाए जिसके वो हकदार हैं। जी। क्या आपको ये लगता है कि सम्राट अशोक और मौर्य वंश का नाम लेने से जो कुशवाहा वर्ग जो जिस तरह से राजनीति के हर एक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, उनके लोगों में स्वाभिमान जगेगा, वो आगे बढ़ पाएँगे, उस गौरव को फिर लाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, डेफ़िनिटली, क्योंकि आप जब तक अपने समाज के आइकन्स से नहीं जुड़ेंगे, आप सशक्त नहीं हो सकते हैं। आपको ये नहीं पता होगा कि आपके पूर्वजों ने देश के लिए क्या किया, आपके लिए क्या किया, आप किस चीज़ पर गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप खुद देखिए, हमें गौरवान्वित होने के लिए जगदेव बाबू जैसे लोगों की ज़रूरत है। अभी भी पिक्चर याद आ रहा है कि आरएसएस कैसे इन लोगों को खत्म करती है। अभी कुछ दिन पहले कथित कुशवाहा महासभा हुआ था बिहार में, जिसमें सम्राट चौधरी जी वहाँ मौजूद थे, पर वहाँ पर जगदेव बाबू की तस्वीर नहीं थी, सम्राट अशोक की भी तस्वीर नहीं थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर लगी हुई। क्या वो नायक होंगे हमारे? तो ये सारी बातों को हमें ध्यान रखना होगा। और हमें आपको एक और बात जाननी चाहिए कि गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा कि वो नेशनल एम्बलम, मतलब को ही क्वेश्चन में खड़े कर दिए, वो नेशनल एम्बलम क्या है? अशोक चक्र। तो मतलब आप तो हमारे पूरे इतिहास पर ही सवाल खड़ा कर दिए। तो ये समुदाय कैसे उन लोगों के साथ जा सकता है जो हमारे पूर्वजों का मखौल बनाते हैं, उन्हें अपनाते तक नहीं, उनकी हत्या करवाते हैं, उनके साथ तो हम नहीं खड़े हो सकते। आज भी भारत के जितने प्रतीक हैं वो सारे मौर्यंस की ही लगभग देन है, चाहे वो भारत का स्टाम्प हो, मोर हो, चाहे हाथी हो, सारी चीज़ें तो सम्राट अशोक की दी हुई हैं। तो प्रियंका जी आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे इतनी बिजी शेड्यूल में समय निकाल कर आईं। आपने जैसा कि बताया कि आज पूरा संडे को भी पूरा बिजी शेड्यूल था, फिर भी आपने समय दिया, आपका बहुत शुक्रिया। जाते-जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप क्या समाज देना चाहती हैं, बहुजन जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो कैसे आगे बढ़ें, लीडरशिप करें? जी। शिक्षा लीजिए, यही एक मार्ग है, क्योंकि इसने ही मुझे लिबरेट किया, यहाँ तक पहुँचाया, सवाल खड़े करने सिखाए, सही गलत में भेद करना बताया। तो शिक्षा सिर्फ स्कूली शिक्षा नहीं, सामाजिक शिक्षा भी। समाज में जो आपके आसपास देखिए कहीं गलत हो रहा है तो उससे सीख लीजिए, और गलत हो ना, इसको इंश्योर कीजिए। जियो और जीने दो की नीति का पालन करते हुए आगे बढ़िए, और सभी को इक्वल ट्रीट करिए, जो संविधान ने आपको बताया है। अगर बुनियाद ही हमारी मजबूत होगी तो आगे कोई नहीं हिला पाएगा। स्कूल से लेकर अकेडमिक्स तक खुद को मजबूत करिए। लीडरशिप का मौका अपने आप आपको मिलेगा। अगर आप एक्टिविज्म कर रहे हैं, शिक्षित हैं, हमारी तो नारा ही होता है जेएनयू में, लड़ाई पढ़ाई साथ साथ। तो अब लड़ाई और पढ़ाई को जब तक साथ साथ नहीं लेके आएंगे तो बहुत मुश्किल है समाज में बदलाव, पर इसको पार पाया जा सकता है। बस शिक्षित बनिए, संगठन बनिए। बाबा साहब कहते हैं ना, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, यही करना है हमें। जी, बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, और आपके काफ़ी फैन्स के अभी भी लगातार मैसेज आ रहे हैं। नहीं, ये और फैंस नहीं है, ये मेरे समर्थक हैं, ये मेरी ताकत है। जी, जी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर, सब लोग रूबरू हुए। रंगी सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत तो और होनी थी, लेकिन प्रियंका जी आज सुबह से ही अपने तमाम शेड्यूल में व्यस्त थीं, और इसी कारण से थोड़ी सी हम लोग लेट भी हुए थे। फिर भी
बातचीत हुई और आपने देखा कि वो तमाम बहुजन समाज के जो मुद्दे हैं उस पर पूरी तरह से मुखर हैं, वो लगातार आवाज़ उठा रही हैं, बहुजन समाज की आवाज़ उठा रही हैं और जो महिलाओं के जो मुद्दे हैं उस पर भी पूरी तरह से मुखर है। सबसे जो ख़ास बात है वो रेशनल विचारधारा की हैं, ये एक सबसे अहम पॉइंट है। आप चाहे किसी भी पार्टी में हो, चाहे कहीं पे भी हों, लेकिन आपकी अगर विचारधारा रेशनल है, वो मायने रखती है। तो अ यहाँ पे काफ़ी सुपर चैट्स आए थे, वो भी एक नज़र हम देख लेते हैं सब लोगों का। सदाशिव शिंदे जी ने लिखा था नमो बुद्धाय, जय भीम, एसजे और प्रियंका भारती जी सैल्यूट। हाँ। साथियों, प्रियंका भारती जी से प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना है। उनकी कहानी साबित करती है कि सपने और मेहनत से कोई भी मुश्किल हार मान सकती है। अपनी स्टोरी कमेंट में शेयर करो, वीडियो शेयर करो और सम्यक कल्चर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और प्रेरणादायक कहानियाँ मिस ना हो। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमो बुद्धाय।